फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस 1885 में होता है, दिख रहा है। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज में 90s में चल रही होती कहानी। 1905 के अंदर स्वदेशी मूवमेंट, याद होगा। सूरत स्प्लिट 1907, ये 8 लिख दिया है, 1907 का पीरियड है वो। उसके बाद में आपका रिवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ हैं फेज़ 1 वो 1900 से 1912 तक चली हैं। गदर मूवमेंट 1912 से 15 तक, और उसके बाद होम रूल मूवमेंट आपका 1916 से लेकर और 1918 तक का पीरियड है। फिर गांधीयन इरा एक साइड में चलता है, दूसरी साइड में जो है और लोग चलते हैं। तो गांधीयन में सबसे पहले गांधीयन इरा 1915 में, चंपारण 1917 के अंदर, अहमदाबाद 18, खेड़ा 1918, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, उसके अलावा रॉलेट एक्ट 1919 के अंदर होता है। उधर मॉडरेट्स की साइड में अगर आप देखेंगे तो मॉडरेट के बाद जो है तिलक, मॉडरेट्स का फेज हो रहा होता है 1915, लेकिन फिर बाद में तिलक जेल से बाहर आ जाते हैं। होम रूल मूवमेंट शुरू करते हैं। होम रूल मूवमेंट एनी बेसेंट के साथ मिलकर, आपको याद होगा। और फिर आपका 1980s से आते आते आपका होम रूल मूवमेंट खत्म हो जाता है। इधर मॉन्टेस्क्यू चांस फॉर रिफॉर्म आता है। और यहाँ पे जो है गांधी जी जब इंडिया में आते हैं तो उनकी कहानी क्या चलती है। 1920 में अगस्त के अंदर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, और फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंड करना पड़ता है। आपको पता है गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है ना। 1923 के अंदर पॉलिटिकल वैक्यूम छा जाता है, स्वराजिस्ट बन जाते हैं। स्वराजिस्ट भी जो है यूथ के एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। स्वराजिस्ट 1923 के अंदर स्वराजिस्ट हैं, और उसके बाद में स्वराजिस्ट का आपको बताया रिस्पॉन्सिबिस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिबिस्ट में डिवाइड होकर वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इवेंट उस समय चल रहे होते हैं कई सारे, और 1917 के अंदर कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन भी होता है, कहाँ पे रशिया के अंदर स्टार्ट होता है। और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी काफ़ी कुछ फैल रही होती है उस समय। लोग कम्युनिज्म की तरफ, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ जो है वो इंक्लाइंड हो जाते हैं। और उसके अलावा रिसर्जेंसी और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, क्योंकि लीडरशिप वैक्यूम का पीरियड है ये, तो यहाँ पे शुरू होगा। समझ रहे हैं आप। तो एक तरफ हम लोग गांधी और अदर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे कि आपको पता है 1919 के अंदर गांधी की बात करें तो रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट सत्याग्रह शुरू होता है, खिलाफत मूवमेंट 1920 के अंदर शुरू होता है। और उसके अलावा एंड होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। गांधी जी को 1922 में जेल में डाला जाता है, और 1922 से लेकर 28 तक पॉलिटिकल वैक्यूम का पीरियड है। इधर कुछ खास चीज़ें नहीं हो पाती हैं, नो कोई खास प्रोग्रेस नहीं होता है। दूसरी साइड में स्वराजिस्ट और नो चेंजेस बनते हैं, वो भी कांग्रेस का एक पार्ट बन जाते हैं बाद में। और आपको पता है जब लीडरशिप वैक्यूम पैदा होता है 1922 से लेकर 28 तक एक लीडरशिप वैक्यूम हो जाता है, और वो जब वैक्यूम होता है तो हमेशा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं, और इसमें से भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फेज 2 शुरू होता है। क्या शुरू होता है? रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फेज 2। क्या हो गया? रिवोल्यूशनरी। ठीक है। और आप देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले इसमें जो मतलब स्पेक्ट्रम वाली बुक थी, उसके अंदर भी और भी बुक्स थी, जिसके अंदर खासकर स्पेक्ट्रम में मैंने आप लोगों को दिखाया कि पहले की जो किताबें हैं उसमें ये रिवोल्यूशनरी टेररिज्म दिखते हैं, बाद में अब ये उसको रिप्लेस करके रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से इन्होंने किताब को रिप्लेस करा है, और अब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ दिखते हैं। 2 फेज़ में उसको डिवाइड करते हैं, आपका रिवोल्यूशनरी फेज़ 1 1900 में, और दूसरा रिवोल्यूशनरी फेज़ 2 1920 के। ठीक है। रिवोल्यूशनरी, मैंने बोला कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फेज़ 2 वाला पार्ट देखिए। फेज़ 1 वाला हमने देख लिया था, ठीक है। फेज़ 2 में देखिए आप कि कैसा है। मैंने बताया था आप लोगों को क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें। प्रीलिम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मेनली नाम ऑफ रिवोल्यूशनरी लीडर्स के नाम वगैरह, उनके ऑर्गेनाइजेशन, उनके इवेंट और कॉन्स्पिरेसी, अगर कोई केस है तो उसके बारे में बात करते हैं। एरिया ऑफ वर्क इंडिया और अब्रॉड में है, कहाँ पे है उसके बारे में बात करते हैं। उसके अलावा बुक, मैगजीन और न्यूज़पेपर अगर कुछ निकाल रहे हैं तो उसके बारे में बात होती है। सेकंड बैकग्राउंड देखते हैं आप लोग। तो वाई सडन इंक्रीज इन द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, तो मैंने आप लोगों को बताया कि एक तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी फैल रही थी, दूसरा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फैल रही थी। मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से रशिया का सोवियत रिवोल्यूशन 1917 का होता है, उससे लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। और जो वर्किंग क्लास होती है उनकी अपनी उनका गुस्सा, उनका वो होता है, वो भी ऊपर उठते हैं। ठीक है। और उसके अलावा ट्रेड यूनियन वगैरह बनने लगते हैं वर्ड के बाद। और कम्युनिस्ट और जो सोशलिस्ट ग्रुप थे उनके उभरने की वजह से रिवोल्यूशन अपने आप में जो है उभर के आता है। और यहाँ पे एक बात ये समझ में आती है कि द राइज ऑफ द लेफ्ट विंग विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर भी लेफ्ट विंग उभर के आता है। जो लेफ्ट विंग का सपोर्टर होता है, जो कम्युनिस्ट का सपोर्टर होता है, वो कौन होते हैं? वो हैं आपके नेहरू हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं। ये लोग भी लेफ्ट विंग के को मानने वाले हैं। ठीक है ना। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले। इट इज़ और यहाँ पे जैसे रिवोल्यूशनरी लोग जो है उनका जैसे स्लोगन होता है कि इट इज़ इजी टू किल इंडिविजुअल्स बट यू कैन नॉट किल द आइडिया। हम ये इजी नहीं था, ठीक है, क्या नहीं था?
इट इज इजी टू किल इंडिविजुअल बट यू कैन नॉट किल द आइडिया, ग्रेट एम्पायर क्रम्बलिंग वाइल द आइडिया सर्वाइव। ठीक है ना, बड़े बड़े एम्पायर गिर जाते हैं लेकिन आइडिया रहता है उसको बनाने का। तो आइडिया बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आइडिया इसके लिए मतलब कही जाती है कि कोई रिवोल्यूशन रहे तो रिवोल्यूशन है तो एक आइडिया होता है, कोई इनकलाब है तो एक आइडिया होता है। तो इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन वाला ये चीज़ चलाना है। और ये सडन इंक्रीज की वजह मैंने आपको बताई कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वगैरह का बढ़ना, सडन विड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये भी एक वजह है। जब अचानक से जब विड्रॉ किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो लोगों को समझ नहीं आता करें क्या। ठीक है ना, ओके। वो मूवमेंट उसमें क्वेश्चन लोगों ने नॉन वायलेंस के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू किया कि नॉन वायलेंस से कुछ होना हवाना नहीं है, इसी तरह से आप भागते रहोगे। ठीक है ना। और पार्लियामेंट्री वर्क में स्वराजिस्ट वगैरह भी कुछ खास अट्रैक्ट नहीं कर पाए लोगों को, स्वराजिस्ट और नो चेंजेस भी कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाए लोगों को। जर्नल्स और नॉवेल बुक जो है उसमें जो आर्टिकल्स छपते थे वो बेसिकली सेल्फ सेक्रीफाइस के, रिवोल्यूशनरीज के आर्टिकल ज़्यादा छपते थे। इसी बीच में सचिन सान्याल की जो बंदी जीवन बुक आ गई थी। ठीक है। और क्या नाम है, सतीश चंद्र बनर्जी वगैरह इन लोगों ने जो है ये लिखी थी। तो इसमें जो है रिवोल्यूशनरी किताबें लिखने की वजह से लोगों के दिमाग में एक रिवोल्यूशन की बात, सेल्फ सेक्रीफाइस वाली बात काफ़ी डेवलप हो गई थी। ठीक है ना, समझ रहे हो? हैं? वही जो है कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है और जो अपर क्लास है वो लोअर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन करती है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करती है। तो वो ठीक है। देखो भाई, रिवोल्यूशनरी फेज 2 जो है इसके अंदर मैंने बताया कि देखो फेज़ 1 तो पहले 90s में था। फेज़ 2 के अंदर जो है आपका ये पैदा होते हैं जो कि इम्पेरियलिज्म के ख़िलाफ़ होते हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी लेकर। और ये लोग, इन लोगों का बेसिकली ये सोच रहती है कि किसी भी तरह से रेडिकल सॉल्यूशन निकलना चाहिए इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इस कंट्री का। ठीक है ना, सोशल। इनका बेसिकली था कि नेशनलिस्ट आइडिया, नेशनलिज्म इन लोगों के अंदर थी, एंटी इम्पेरियलिस्टिक एटीट्यूड था और सोशल जस्टिस की बात थी। और ये जो था ना कि दोज हु हैव एंड दोज हु हैव नॉट वाला क्राइटेरिया, कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हैं, इस क्राइटेरिया को ख़त्म करना है। ठीक है। और इंटरनल जो क्लास ऑपरेशन होता था कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड्स का, इसके खिलाफ भी ये लोग थे। ये सिर्फ इसके खिलाफ नहीं थे कि अंग्रेज लोग जो है क्रॉनिक कैपिटलिज्म के भी खिलाफ थे, ये लोग सिर्फ इसके खिलाफ नहीं थे कि अंग्रेज यहाँ रूल करें। यहाँ पे इनका ये था कि ब्लैक अंग्रेज भी रूल ना करें यहाँ, मतलब जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो रूल ना करे जो आज रूल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उनका ये था कि किसी का तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है, तस्कंद के अंदर बनती है 1920 के अंदर। ठीक है। और एम एन रॉय इसके बहुत बड़े लीडर होते हैं, अंबिका मुखर्जी, अंबानी, ठीक है, अबानी मुखर्जी। और उसके अलावा जो है आपका अबानी मुखर्जी एंड उसके अलावा एम एन रॉय को आपको पता है ये भी पता होगा कि भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, इसका आइडिया देने वाले भी एम एन रॉय थे। ठीक है ना। ठीक है, तो एम एन रॉय ने ही कहा था सबसे पहले। तो ये बहुत बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट लीडर थे जिन्होंने मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, पार्टी को बनाया था। उसके बाद में आपका जो है कानपुर बॉल्शविक कॉन्स्पिरेसी केस, ये बहुत फेमस केस है, कानपुर बॉल्शविक कॉन्स्पिरेसी केस। 1924 के अंदर न्यू कम्युनिस्ट जो है वर ट्राइड बाय द गवर्नमेंट, न्यू कम्युनिस्ट वर ट्राइड बाय द गवर्नमेंट। वाई? ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नालिनी गुप्ता, ये लोग कौन थे? ये लोग वो थे जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे। ठीक है ना। इनका आइडियोलॉजी क्या थी? टू डिप्राइव द किंग एम्परर ऑफ हिज सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया बाय कंप्लीट सेपरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम इम्पीरियलिस्ट ब्रिटेन बाय अ वायलेंट रिवोल्यूशन। तो ये लोग एक रिवोल्यूशन चाहते थे जिससे ये पूरी तरह से खत्म कर सकें ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ से। ठीक है ना। तो ये एक वो था। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि कानपुर वाली जो कॉन्स्पिरेसी केस है या वो, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, तब आपको मज़ा आएगा सुनने में। देखिए क्या था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है ना वो अपने आप में कंप्लीट आइडियोलॉजी नहीं है। ठीक है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी प्रॉब्लम की तो बात करती है लेकिन उसका एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं दे पाती अक्सर। जैसे कानपुर के अंदर बहुत सारी लेदर की फैक्ट्रीज थी और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज थी और काफ़ी इंडस्ट्रीज, उसका नाम था कावनपुर। कानपुर का नाम जो होता था वो होता था कावनपुर। और काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रीज वहाँ पे थी, लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए कानपुर जाया करते थे। यहाँ तक कि हमारे दादा वादा भी कानपुर गए थे काम करने के लिए, और वहीं पे उनको टीवी हो गई थी कानपुर में ही। वो पहले बहुत ज़्यादा होती थी
ऐसी चीज़ें। तो उसकी वजह से उनको टीवी हुई और फिर वो सही नहीं हुई, उसी टीवी से उनका इंतकाल हो गया ट्यूबरक्लोसिस से। तो कानपुर के अंदर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और जो कानपुर था वो एक तरह से उसका फैक्ट्रीज का हब था, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन भी था, उसमें कोई शक नहीं। लोग जाते थे काम करने के लिए, बहुत बहुत आवर्स तक काम करते थे, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था, 16-16 घंटे काम करते थे, ठीक है, 12-12 14 घंटे काम करते थे, बच्चे काम करते थे, सब था उसमें, मतलब इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आई कानपुर के अंदर, जब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आई तो उन लोगों ने पता है क्या किया, उन लोगों ने कहा कि वो ट्रेड यूनियन बनाओ। उन्होंने मालिकों से वो मांगना शुरू किया, राइट वेज मांगने शुरू किए, यूनियन बनाने शुरू किए, लेबर यूनियन, ठीक है। ट्रेड डिस्प्यूट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट डालना शुरू किया, लड़ाई शुरू की थी, मतलब मिनिमम वेज हो, कोई ना काम करेगा, हड़ताल करना शुरू किया, अगर मांग नहीं मान रहे तो हड़ताल करना शुरू किया। मिल ऑनरों को जो है क्या लगने लगा, घाटा लगने लगा। वो उसी एक्सप्लॉयटेशन कर करके तो अमीर हो रहे थे। उनको लगा यहाँ पे जो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बहुत स्प्रेड हो चुकी है कानपुर में, तो हमारा काम जो है अच्छे से नहीं चल पाएगा। वो धीरे धीरे जो है यहाँ से जब डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ गया, लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे और आए दिन हड़ताल और स्ट्राइक और वो, तो उनको लगा यार ये डिमांड्स इनकी बढ़ती चली जाएंगी और हमारा यहाँ फ़ायदा नहीं है। ये लोग शिफ्ट होने लगे और सूरत की तरफ, गुजरात की तरफ, और वो फैक्ट्री सारी सूरत और गुजरात की तरफ चली गई। कभी मैनचेस्टर कहा जाने वाला जो है कानपुर, अब मैनचेस्टर कहाँ पहुँच गया, अहमदाबाद, ठीक है ना। तो उधर सारी फैक्ट्री शिफ्ट हो गई। तो इस तरह से, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बता देते हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन जब वो लोग नहीं मानेंगे तब आप क्या करोगे भाई। अगर आप स्ट्राइक करोगे ठीक है, लेकिन आपकी जॉब भी तो जाएगी अगर वो कंपनी मालिक, तो आपका सोल्यूशन ठीक नहीं था। तो ये चीज़ हुई है, लेकिन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के फायदे और नुकसान दोनों हैं। उसके अलावा मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस करते हैं 1929 में, 31 लेबर लीडर जो होते हैं वो अरेस्ट किए जाते हैं इस केस में, चार्ज ऑफ कॉन्स्पिरेसी। 3 इंग्लिशमैन और इंक्लूडिंग 31 इनको अरेस्ट किया जाता है। ये 3 अंग्रेज मैन भी उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि ये लोग भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे, ठीक है। तो ये लोग जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के होते थे वो एक्सप्लॉयटेशन के विरोध में बात करते थे, ठीक है ना। गवर्नमेंट पब्लिक सेफ्टी बिल लाती है, आपको मैंने बताया क्यों लाती है, मैंने बताया था, इसकी स्टोरी बताऊंगा। तो फॉरेनर्स को कि इंडियंस की अगर हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से, तो उसमें हम लोग जो है इनको बख्शेंगे नहीं। तो पब्लिक सेफ्टी बिल लेकर आते हैं ये लोग और उसको डिफीट करवाते हैं वो लोग, याद करो कौन, स्वराजिस्ट लोग। पब्लिक सेफ्टी बिल को ही तो डिफीट करवाते हैं, ठीक है। पीछे मैंने बताया आप लोगों को कि पब्लिक सेफ्टी बिल को पास नहीं होने देते, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं। हाँ, तो ये लेकर आते हैं। उसके बाद में आपका रिवोल्यूशनरी, आपका टेररिज्म पंजाब में, यूपी में, बिहार और बंगाल के अंदर ये भी डेवलप हुआ, या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कह लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक नाम याद रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्या, रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान, एचआरए उस समय का बहुत बड़ा हाउस होल्ड नेम बन गया था। ये कानपुर के अंदर 1924 में बनाया गया। कब बनाया गया, 1924 के अंदर, ठीक है। बाद में इसका नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HSRA कहा गया, ठीक है ना। इसको बनाने वाले लोगों में से राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, JC चटर्जी, ठीक है, और ठीक है, जोगेश चंद्र चटर्जी, ये लोग जो है शामिल थे किसको बनाने में, HRA को बनाने में। और HRA जो बनता है उसका एम क्या होता है, इसका एम होता है आर्म रेवेलियन, क्या करना, आर्म रिवोल्यूशन करना है, ठीक है। आर्म रिवोल्यूशन करना है, ओवरथ्रो करना है, कॉलोनियल गवर्नमेंट को उठा के फेंक देना है, उनको बाय फोर्स इस्टेब्लिश करना है फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। और बेसिक जो है प्रिंसिपल इसका था कि एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी। एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है, एडल्ट सफरेज, एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है कि जो एक वोट जो हमें आज मिला हुआ है, एक इंसान एक वोट, ठीक है। जितने भी जो वेक्स लोग हैं, वेस्ट कहेंगे क्या, एडल्ट वेस्ट लोग ना, हाँ, तो उनको जो है क्या मिलेगा, एक वोट मिलेगा, ठीक है, सबको देने के लिए। पहले क्या था, वोटिंग राइट नहीं था, तो वोटिंग राइट सबको मिलेगा। इसके ये मतलब सभी के प्रिंसिपल्स थे। तो बेसिकली पहले गवर्नमेंट हटाना है और पूरे इंडिया का एक फेडरल रिपब्लिक और यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बनाना है, ओके। और एडल्ट फ्रेंचाइजी देनी है, ताकि जो एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी तो फिर हम अपने सरकार को चुन पाएंगे, ओके।
काकोरी रॉबरी केस करते हैं, इसीलिए आर्म रेबेलियन के लिए वो जो होती है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त 1925 के अंदर ये होता है। कब होता है? काकोरी पता है ना कहाँ पे? नहीं पता? काकोरी जो है लखनऊ के पास है। कहाँ पे है? लखनऊ से थोड़ा सा पहले पड़ता है। जब हम लोग जाते हैं तो कई बार काकोरी पे रोक देती है ट्रेन। लखनऊ में जैसे वो नहीं है ना, एंट्री नहीं है या लाइन नहीं है, क्लियर नहीं है लाइन, तो काकोरी पे खड़े रहते हैं हम लोग। तो हम लोग याद करते हैं कि अच्छा काकोरी यहीं हुआ था ये। तो इन लोगों ने काकोरी रॉबरी की थी, काकोरी में वहाँ पे ट्रेन रोक कर और रॉबरी की थी। और क्या नाम है इसमें जो है, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने लूट लिया था ब्रिटिश ट्रेजरी को, जो है जो जा रही थी ट्रेन से, वहाँ पे उन्होंने काकोरी में, लखनऊ के पास है, वहां पे इसको लूटा था। ठीक है ना? ओके, तो क्या है, बिस्मिल का संदेश है कि लाहौर जाने वाली ट्रेन को हम काकोरी के पास लूटेंगे और उनके पैसों से, उन पैसों से हथियार खरीदेंगे। क्या करेंगे? हथियार खरीदेंगे। तो काकोरी कांड हुआ, इसके लिए 9 अगस्त को 1925 को, जिसके लिए कई लोगों को फांसी भी दी गया था। और वो कौन है? इसी कांड में इन लोग वांटेड हो गए थे। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और रोशन सिंह, के लोग किसी में वांटेड थे। ठीक है, किसमें? काकोरी में। यूपीएससी का क्वेश्चन। ठीक है, क्यों, कौन किससे रिलेटेड? गदर पार्टी से आपको पता है लाला हरदयाल रिलेटेड है, याद है? काकोरी से कौन? राम प्रसाद बिस्मिल रिलेटेड है। ठीक है, चिटगांव से सुरेसेन रिलेटेड है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी से, है ना? तो ये समझ रहे हो? सी देख लीजिए आप, 5 दे रखे हैं। रामोसी जो सत्याग्रह, ये मैं रामोसी का नाम नहीं दिया ना, रामोसी जो था उससे वासुदेव बलवंत फटके बेसिकली रामोसी मूवमेंट से रिलेटेड थे, उनका नाम ही नहीं दिया है इसमें, तो इसका मतलब उनको हटा के बाकी सारा सही है। ठीक है ना? A3, ए का 3 है, मतलब ए मतलब कौन है? मतलब चिटगांव जो है, चिटगांव कहाँ पे है? अरे बंगाल में ना। तो चिटगांव जो है उसमें दासी साहब होंगे, जतिन दास थे। ठीक है ना? सूर्यसेन थे। और उसके अलावा जो है इसमें बी, क्या बी मतलब क्या? काकोरी में बता दिया मैंने, राम प्रसाद बिस्मिल है। सी के अंदर मतलब कौन है? लाहौर कॉन्स्पिरेसी में जतिन दास हैं। और गदर का आप पहले ही पढ़ चुके हो, लाला हरदयाल है। 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना? या रामोसी में मैंने बताया था, रामोसी जो हुआ था पीजेंट रिवॉल्ट, उसके अंदर वासुदेव बलवंत फटके थे। मैंने आपको बताया था उस दिन जब आप पीजेंट पढ़ रहे थे ना। अब आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप भूल जाते हो, लेकिन जो पीजेंट वाला मूवमेंट है उसकी रिकॉर्डिंग है, इसलिए आप डिनाई नहीं कर सकते। वासुदेव बलवंत फटके का मैंने नाम उस समय बताया था। ठीक है, उनके नाम से एक वो भी स्टाम्प भी रिलीज हुआ था, इसलिए स्टाम्प उसमें लगा हुआ है आपके। ठीक है, लगा हुआ है ना? सितंबर 1928 से में फिरोज शाह कोटला के अंदर क्या होता है? हिंदुस्तान, फिरोज शाह कोटला के अंदर जो है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया जाता है। और वर्क अंडर द कलेक्टिव लीडरशिप एंड अडॉप्टेड द सोशलिज्म एज द ऑफिशियल गोल। सोशलिज्म को ऑफिशियल गोल बनाते हैं। इसमें कौन कौन शामिल होता है? जब भगत सिंह शामिल होते हैं, सुखदेव और भगवती चंद वोरा। और क्या नाम है, भगवती चंद वोरा एक चीज के लिए बहुत फेमस है, यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। किसके लिए बताओ? भगवती चरण वोरा का नाम बहुत फेमस है। विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव क्या नाम है, कपूर, ये लोग जो है वो लोग हैं जो कि रिवोल्यूशनरी HSRA के मेंबर हैं। ठीक है, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर हैं। और ये लोग जो है बहुत ही इसमें से भगवती चंद वोरा ने एक किताब लिखी थी, कौन सी, क्या नाम था उसको किताब का? एक वो लिखी थी, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, याद है? उसके लिए फेमस थे, मैंने बताया था, तुम्हें पढ़ाया था तुम लोगों को। ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस होता है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, सैंडर्स का मर्डर करते हैं ये लोग। और पता है क्यों सैंडर्स का मर्डर करते हैं? पता है? क्योंकि लाला लाजपत राय बहुत ही फेमस लीडर थे, और जब साइमन कमीशन आता है तो उसका विरोध करते हैं। लाहौर के अंदर जब उनके वहाँ पे लाला लाजपत राय जब प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, साइमन नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, पुलिस लाठी चार्ज करती है, लाला लाजपत राय को लाठी लगती है। ठीक है, उनके चेस्ट पे लगती है, और उसकी वजह से उनको इंजरी हो जाती है, और कुछ दिनों में उस समय उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है ना? और जिसके भगत सिंह जो है वो एक आई विटनेस थे, उन्होंने कहा मैं इसका सैंडर्स को मार के इसका बदला लूंगा। ये जो सैंडर्स का मर्डर की जो उन्होंने प्लान बनाया, ये क्या था? ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी के केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? अब जो तेरा खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आई, बेकार वो जवानी है। ठीक है, इन्होंने कहा कि अब रिवॉल्यूशन और कुछ नहीं। ठीक है, मारेंगे तभी जिएंगे। ठीक है, ओके।
उसके अलावा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के बाद फिर बॉम्ब सेंट्रल असेंबली के अंदर ये लोग बॉम्ब फेंकते हैं अपनी बात सुनाने के लिए, कि वो आपने भगत सिंह फिल्म में देखा ही होगा, अगर देखा है तो, कि वो लोग कहते हैं कि क्या नाम है, मतलब वो ये लोग ऐसे नहीं सुनेंगे, हमें असेंबली में बम मारना होगा ताकि हमारी आवाज़ पहुंच सके, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल असेंबली के अंदर जाते हैं और बम मारते हैं। उससे कोई उनका मकसद ये नहीं होता है कि क्या नाम है, बम मार देंगे किसी को, उसका एक हार्मलेस वो होता है, बस ये होता है कि हाँ बम मारा गया तो दूर तक बात जाएगी और हम अपना अरेस्ट देंगे और अपनी बात को पहुंचाएंगे, ठीक है ना, अरेस्ट होंगे। तो इसके लिए ये लोग लिखते हैं फिलॉसफी ऑफ बम रिटन बाय भगवती चंद वोरा। क्या लिखा था? भगवती चंद वोरा ने लिखा है। ये भगत सिंह फिल्म के अंदर का सीन है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो अपनी बात रखने के लिए वहां पे दिखाते हैं, बम आउटरेज इन द असेंबली, और वहां पे ये लोग फेंकते हैं, कहते हैं ये बहरे हैं, बहरों को सुनाने के लिए आवाज तेज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, तो ये लोग जितने हैं दुर्गा बख्शी वगैरह, ये सब जो हैं उनके भगत सिंह के, महासीर सिंह और केदारनाथ सहगल और अजय घोष, ये सब जो है भगवती चंद वोरा, ये सब जो है कौन है, यशपाल वगैरह, ये सब जो है किसके फ्रेंड है, भगत सिंह के साथ के लोग हैं। भगत सिंह जो है वो कौन है, भगत सिंह की अगर आइडियोलॉजी आप जानना चाहें, अगर आप जानना चाहें तो मैं बता दूं। भगत सिंह जो है आइडियोलॉजिकल रीथिंकिंग, बहुत ही कम एज के आदमी लेकिन बहुत ही रिवोल्यूशनरी माइंड, और रिवोल्यूशन कुड ओनली बी बाय द मासेस एंड फॉर द मासेस। ये पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 के अंदर इस्टेब्लिश करते हैं। भगत सिंह और सुखदेव जो है ऑर्गेनाइज करते हैं लाहौर स्टूडेंट यूनियन फॉर ओपन लीगल वर्क अमंग द स्टूडेंट्स। और भगत सिंह जो है उनके चाचा तो पहले से ही आपको पता है रिवोल्यूशन के अंदर अजीत सिंह थे, ठीक है ना। तो ये उसके बाद में एचआरए वगैरह बनाते हैं, एचआरए सारे एचआरए स्टूड फॉर एबोलिशन ऑफ ऑल द सिस्टम विच मेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मैन बाय मैन पॉसिबल। ये आइडियोलॉजी सुनिए क्या कह रहे हैं, एचआरए स्टूड फॉर एबोलिशन ऑफ ऑल सिस्टम विच मेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मैन बाय मैन पॉसिबल। इनका मेन मकसद यह है कि हम हर उस सिस्टम के खिलाफ खड़े हैं जो आदमी का है, जिसमें एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। इंसान का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए। HRA has also decided to start labor and peasant organization work for an organization and the armed rebellion। आप भगत सिंह की आइडियोलॉजी पढ़ोगे विकिपीडिया वगैरह पे, उनके स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपको समझ में आएगा कि भगत सिंह जो थे सेकुलर आदमी थे और उनको गॉड ऑड में बिलीव नहीं था, नास्तिक थे, ठीक है, और नास्तिक थे, गॉड ऑड में बिलीव नहीं था, लेकिन जो है उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी बड़ी जबरदस्त है। और मतलब ये जो उस समय वो कम्युनिज्म वाली फीलिंग डेवलप हो रही थी ना, ये मतलब हिंदू मुस्लिम राइट और ये सब फलान दिखाते, तो उसके खिलाफ ये बातें करते हैं, ठीक है। These revolutionaries had start moving away from the individual heroic action and terrorism towards the mass politics and Marxism। तो ये लोग कह रहे थे कि इंडिविजुअल हेरोइज्म के बजाय हम लोग मास लेवल पे, इनके दिमाग में आ गया था कि मास लेवल पे ही स्ट्रगल हो सकता है, ठीक है ना। तो वहां पे हम मास पॉलिटिक्स और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ ये लोग चले गए थे। और भगत सिंह ने किताब लिखी हुई है, आप मतलब भगत सिंह की आइडियोलॉजी के ऊपर एक किताब लिखी हुई है जो कि बिपिन चंद्रा वगैरह ने इंट्रोड्यूस की है। कौन है? भगत सिंह वाई आई एम एथिस्ट। बहुत तगड़ी वो है, इसमें मतलब बातें लिखी हुई है, ठीक है ना। वाई एम एन एथिस्ट, ये इन्होंने भगत सिंह की किताब है लिखी हुई। ओके, ट्रिब्यून के अंदर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एग्जीक्यूट किया गया था, फांसी दे दी गई थी, किस लिए? वही बम असेंबली में जो बम मारा था, ठीक है, और बाकी जो भी कॉन्स्पिरेसी केसेस इनके नाम थी, तो उनको फांसी दे दी गई थी। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जब गांधी इरविन पैक्ट होता है, ठीक है, तो इरविन के पास मतलब इनको गांधी इरविन पैक्ट होता है, तो उसमें पॉलिटिकल नेगोशिएशन जब हो रहा होता है, उसी टाइम भगत सिंह को फांसी देने की बात होती है। तो कहा जाता है कि गांधी जी का विरोध इसलिए किया गया कि भगत सिंह को जब फांसी हो रही थी तो इरविन क्योंकि एक तरह से प्रेसिडेंट है उस समय का, तो उन्होंने कहा कि ये चाहते गांधी जी तो उनकी फांसी रुकवा देते, ठीक है, फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन गांधी जी ने चाहा नहीं इसलिए। लेकिन गांधी अलग अलग फिलॉसफीज हैं, गांधी ये कहा जाता है कि गांधी जी ने कहा लेकिन इरविन ने डिनाई कर दिया, ठीक है, इरविन ने माना नहीं उसको, बोला नहीं, वो लोग उन्होंने मतलब बम मारा है और इस तरह से कॉन्स्पिरेसी है, हम उस पर नहीं। और गांधी जी भी जो डिमांड रहेगी आपकी गांधी जी की, वो रहेगा कि जो लोग नॉन वायलेंट तरीके से पॉलिटिकल रीजन से जेल में हैं उन लोगों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो लोग वायलेंस करके हैं या किसी का मर्डर करके हैं उनके लिए गांधी जी ने नहीं कहा था छोड़ने के लिए, राइट, क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए नहीं कहा था। तो इस वजह से भी लोग ये थे कि नहीं, इन्होंने नहीं कहा होगा। तो जब गांधी जी लाहौर में जाते हैं लाहौर सेशन के लिए, ठीक है ना, वो पहुंचते हैं, कांग्रेस का सेशन होता है, तो उनको ब्लैक फ्लैग दिखाते हैं लोग गांधी जी को, ठीक है,
कि तुम ब्लैक फ्लैग क्यों, लाहौर में एक वॉज वेरी पॉपुलर भगत सिंह, तो वहां पे ब्लैक फ्लैग दिखाते। तो यहाँ पे बात समझ में आई कि भगत सिंह का, और भगत सिंह को और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है इसी उसमें। और आप लोगों ने स्टोरी काफी कुछ देखी है। भगत सिंह बहुत एथिस्ट आदमी थे और सेकुलर आदमी थे, लेकिन और उनका यह था कि धर्म और से कुछ लेना देना नहीं है। धर्म को अक्सर लोग यूज करते हैं किस चीज के लिए, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, ठीक है, उनका ये एक फिलॉसफी है। अगर आप विकिपीडिया पे आइडियोलॉजी देखोगे भगत सिंह की, तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें भी लिखी हुई हैं आइडियोलॉजिकल, ठीक है। और उनका यह था कि हम चाहते हैं कि कोई भी एक्सप्लॉइटेशन किसी भी तरह, आज़ादी का मतलब उनका ये नहीं था कि हम सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ हैं, हम हर उस बंदे के खिलाफ हैं जो इंसान का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, यानी मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित थे। उसके बाद में बंगाल के अंदर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, बंगाल रिवोल्यूशनरी ग्रुप जो है ऑर्गेनाइज करता है अंडरग्राउंड एक्टिविटीज के लिए, कहाँ पे, यहाँ आपका कंटिन्यू करता है कांग्रेस के बाद, वर्किंग के बाद भी, और कांग्रेस में भी से भी कुछ लोग उसमें से निकले हुए होते हैं। असैसिनेशन अटेम्प्ट करते हैं। ये कोलकाता का इनफेमस नोटोरियस कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर होता है चार्ल्स, उसके ठीक है, चार्ल्स कौन है, हेगार्ट होता है उसका। गोपीनाथ शाह इन 1924 के अंदर असैसिनेशन अटेम्प्ट करते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं। चितगांव आर्म रेड होता है क्या अप्रैल 1930 के अंदर, इसमें सूर्य सेन का नाम जो है वो लिया जाता है। लार्ज स्केल पे जो है वुमेन, यंग वुमेन भी पार्टिसिपेट करती है इसमें। और इसको जानने के लिए अगर आप चितगांव आर्मी रेड को जानना चाहते हैं तो एक फिल्म आप देख सकते हैं, खेलो जी जान से, अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण वगैरह उसमें एक्टिंग की है उन्होंने, ठीक है। women provided shelter, carries message and found ये fought with a gun in hand, मतलब ये लोग क्या करती थी, शेल्टर भी प्रोवाइड करती थी, छुपाती भी थी, मैसेज को इधर से उधर ट्रांसफर करती थी, और यहाँ तक की जरूरत पड़ने पर गन भी उठा लेती थी, ठीक है। तो इसमें चितगांव आर्म रेड, इसमें ये लोगों का कल्पना दत्त का नाम है इसमें, और प्रीतिलता वाडेडर का नाम है, शांति घोष का नाम है, और सुनीति चंदेरी का नाम है। ये लोग जो है बहुत फेमस चितगांव आर्म जो रेड हुआ है, चितगांव जो कॉन्स्पिरेसी थी उसमें काफी फेमस रही है। ये उस फिल्म का सीन है जो मैंने आपको बताया। आई थिंक ये खेलो जी जान से ही है फिल्म का नाम, ठीक है। आई थिंक ये उसी फिल्म का, ये अभिषेक बच्चन दीपिका पादुकोण वगैरह है ना, ये फिल्म का नाम शायद आई थिंक खेलो जी जान से या ऐसी समथिंग है, ठीक है। इसमें ये चितगांव आर्म रेड के बारे में ही ये फिल्म बनी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मतलब इस तरह की कॉन्स्पिरेसी कैसे चलते जा रहे थे। तो आप लोग एक बार रिकॉल करते हैं कि गांधी जी जेल में 1922 में स्वराजिस्ट नो चेंजर्स बनते हैं, इधर पॉलिटिकल वैक्यूम चाहता है। पॉलिटिकल वैक्यूम के आने से क्या होता है कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फेज 2 शुरू हो जाता है। गांधी जी जेल से बाहर 1924 के अंदर आते हैं, कंस्ट्रक्टिव काम 1925 में शुरू करते हैं, साइमन कमीशन 1928 के अंदर आता है, और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी शुरू करेंगे। और इधर यहाँ पे आपको पता है कि एचआरए एस्टेब्लिश होता है। एचआरए एस्टेब्लिश होने के बाद काकोरी कॉन्स्पिरेसी होती है, और लोग जुड़ते हैं, एचएसआरए बना दिया जाता है, लाहौर कॉन्स्पिरेसी करते हैं, चिटगांव आर्मी रेड करते हैं, वहां से लूटते हैं, ठीक है। और मुस्लिम लीग भी इस समय मुस्लिम लीग जो है वो भी अपने काम पे लग गई है, और मुस्लिम लीग का दिल्ली प्रपोजल आता है 1927 में, जो कि हम बात करेंगे, ठीक है। अभी उसको मैंने कर रखा है क्योंकि अभी जब हम थोड़ा जिन्ना उन्ना की बात आएगी मुस्लिम लीग के अब क्या कर रही है इन द सेम टाइम, तो उसमें हम दिल्ली प्रपोजल की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताने की जो कोशिश की है, आई होप कि आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। आया है समझ में? है। तो एक बार देखते हैं कि रिवोल्यूशनरी टेररिज्म में जो है कुछ लोग ज़्यादा एक्टिव नजर आए हैं, जिसमें से एचआरए और चेसारे वाले ज़्यादा एक्टिव हैं। वो कौन लोग हैं? वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग हैं। ज़्यादा इस फेज से क्वेश्चन नहीं आता मेंस में। मेंस में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली आते हैं पॉलिसी से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड। ये हीरोइक एक्टिविटी से प्री में कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी किताब किसने लिखी है, या इस उसमें मैच द फॉलोइंग जैसे आया हुआ है कि इस कॉन्स्पिरेसी से कौन रिलेटेड था, एचएसआरए से कौन रिलेटेड था, भगत सिंह के साथ कौन था, या भगत सिंह ने की किताब जो है वाई एम एथिस्ट किसने लिखी है, या इस टाइप की चीज़ किसकी आइडियोलॉजी है। तो इस तरह की कुछ क्वेश्चन आते हैं, यानी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं प्री वाले लेवल के। इस वाले फेज से, रिवोल्यूशनरी फेज से कोई बड़ा क्वेश्चन लिखने के लिए नहीं आता है। हाँ, ये हो सकता है पूछ ले कि जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे या जो रिवोल्यूशनरी टेररिज्म था उसका इंडिया के इंडिपेंडेंस में कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ। तो उसमें फिर आप फेज 1 फेज 2 दोनों को बोलोगे। पॉलिटिकल वैक्यूम शायद उसकी वजह से प्रेशर बना, और उसमें कुछ लोगों का नाम वगैरह आप लिख दोगे जो मैंने मेंशन किया है, ठीक है ना। जिसमें से आप चंद्रशेखर आजाद है, सूर्य सेन है, वफाकुल्ला खां है, काकोरी, ऐसे कुछ मेंशन भी कर सकते हो, काकोरी वगैरह, ठीक है ना। चांपेकर ब्रदर वगैरह भी हैं जिन्होंने बम मारा था, वो याद करो, वहाँ पे मैंने बात की थी उसके बारे में। और यहाँ पे फिर ये इधर आके ये सेकंड फेज की भी बात की, तो दोनों मिला के आप ठीक ठाक सा आंसर
एक बार देख लीजिएगा, उसमें जो स्लाइड में दे रखा है, और ठीक साथ आंसर लिख सकते हो। ओके, ठीक है भाई। ठीक है, आज मूड सही नहीं है थोड़ा, हाँ मोनी का तबीयत खराब है और वो दवा लेने जा नहीं रही है, तो पता नहीं क्या है, तो मेरा मूड थोड़ा खराब है। तो अब कल इंशाल्लाह देखेंगे। डांटूं क्या यार।